अब मुझे टेंशन होने लगी कि कहीं उन लोगों में से ही कोई ना हो जिसकी वजह से मुझे आज़ादी मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पति को शक हो गया है कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ, तभी वह जानबूझकर ऐसे कर रहा है ताकि मैं समझ ना सकूं और तंग आकर अपनी हरकत छोड़ दूं। अपने इस सोच पर मैंने खुद को यह सोचकर समझाया कि अगर वह जान लेता कि तो मुझे घर से बाहर निकलने से मना करने के लिए किसी से डरने या इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब मेरा पति उसी घर में चला गया और जाकर एक कमरे में बैठ गया। उस कमरे के साथ एक और भी कमरा था और जल्दी से उस कमरे में घुस गई और कमरे की खिड़की से दूसरे कमरे की ओर देखने लगी। तब वहीं लोग आए और मेरा मंगेतर रवि भी। इन सबको यह देखकर मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ और मैं डरते डरते चुपके वहाँ से निकल कर आ गई। मैं जितना इस मसले को आसान समझ रही थी यह उतना ही मुश्किल था और यह दिन ब दिन उलझता ही जा रहा था। मैं परेशान बैठी थी कि मेरा पति घर आया और मुझे उदास बैठे देखकर बोला कि आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, इसीलिए नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाना, तुम्हें लेकर कहीं बाहर जाना है और मैं तुम्हें आज तुम्हारे सभी सवालों के जवाब भी दे दूंगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया और मैं जल्दी से नहाने चली गई ताकि उसके आने से पहले मैं तैयार हो सकूं। नहा धोकर मैं अच्छे से तैयार हो चुकी थी और घर के ग्राउंड में उसका इंतज़ार करते हुए टहल रही थी। तभी मुझे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मेरा पति आ चुका था और मेरे बारे में पूछकर मुझे पुकारता हुआ ग्राउंड की तरफ ही आ रहा था। उसने मुझसे चलने के लिए कहा और मैं चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। मेरा खामोश होना मेरे पति भी नोट कर रहा था। उसने भी कोई बात नहीं की और गाड़ी स्टार्ट कर दी। हमारी गाड़ी गांव की ऊंची नीची छोटी छोटी गलियों में से जा रही थी और मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती हुई उदास हो रही थी। गांव में खेत तैयार होकर हरे हरे हो गए थे और ट्यूबवेल देखकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। यह वह जगह थी जहां खेल कूद कर मैं बड़ी हुई थी। तभी तो खेत मेरी नज़रों के सामने से गुजरा तो जैसे किसी ने मेरी आंखों में मिर्ची भर दी थी। मुझ उस खेत से नफरत सी महसूस हुई। यही वह जगह है जहां मेरे पति की नज़र मुझ पर पड़ी थी। काश मैं उस दिन घर से बाहर ना निकलती, मगर अब वह काश वापस नहीं लौट सकता था। उन्हीं सोचों में गुम पता नहीं चला था कि कब सफ़र ख़त्म हो गया और हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। अब मुझे होश आया तब मुझे गाड़ी रुकी और मेरे पति गाड़ी से बाहर निकलकर मेरी साइड वाला दरवाज़ा खोलकर खड़े हो गए। उसको अपनी तरफ देख मैं गाड़ी से नीचे उतर आई और हम दोनों एक दरबार की तरफ जाने लगे। दरबार के बाई साइड पर बने कच्चे मगर साफ़ सुथरे घर में मुझे लिए मेरा पति दाखिल हुआ और एक कमरे में जाकर बैठ गया। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि वहाँ एक बाबा जी आए और बोले, हाँ भाई, तुम्हारी तलाश ख़त्म हुई कि नहीं हुई है? बाबा जी और यह मेरी पत्नी है। इन दोनों की बातें सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बातें कर रहे हैं। बाबा जी के बैठने के बाद मेरा पति बोला, बाबा जी, मैं आपसे इजाज़त लेने आया हूँ ताकि अपनी पत्नी को सच बता सकूँ और नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकूं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शुरू करूं। बाबा जी ने कहा, इजाज़त है, जाओ और अपनी ज़िंदगी की उन्हीं सभी घड़ियों को जाओ और जाकर अपनी ज़िंदगी जियो। मेरे माथे पर सलपटे पड़ने लगी। यह सब मुझे ढोंगी लग रहा था। फिर मेरा पति उठकर खड़ा हुआ और हम वहाँ से इजाज़त लेकर वापस आ गए। घर आकर मेरे पति ने सारे नौकरों को छुट्टी दी और सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके लगा एक इसे ऐसा करते हैं। देख कर मैं डर गई। डरने की वजह से मेरा रंग पीला पड़ गया था, जिसे देखकर मेरा पति बोला, डरो नहीं, यह सब एहतियात है ताकि कोई भी यह राज जान ना सके। उसकी बातें सुनकर मेरी सांसें रुक गई। फिर मेरा पति मुझे लेकर बेड पर बैठा और बोला, यह आज से 10 साल पहले की बात है, जब मैं 20 साल का था। हम खानदानी रईस थे, मगर हमारे किसी रिश्तेदार ने हम पर ऐसा खतरनाक जादू कर दिया था कि हमारी दौलत भी ख़त्म होने लगी थी और मेरी सेहत भी ख़राब होने लगी थी। दिन पर दिन मैं बिगड़ता जा रहा था। मुझे शिकार में ना मिला और मुझे गुस्से में सारे निशाने ख़राब होने लगे। मैं अपने उस काम में इतना बिजी था कि मुझे आसपास का कुछ पता ही नहीं था। फिर यह बाबा जी कोई जड़ी बूटी लेने जंगल में आए और मुझे ऐसा करते देखकर मेरे पास आ गए और बोले, तुम पर जादू है और कितना खतरनाक है कि जिस लड़की से भी शादी करोगे वह तुम्हारे जिस्म की ताकत ख़त्म कर देगी और तुम्हारी दौलत सारी बर्बाद हो जाएगी। मगर एक तरीका है जिससे यह जादू ख़त्म हो जाएगा। अगर तुम उनको एक दफ़ा देखे बगैर अपनी शादी का हक लिए बिना ही उसे तलाक दे दो। मगर एक बात का ख्याल रखना,
कि वह लड़की ज़रूरतमंद हो। मैंने कहा मैं बहुत परेशान हूँ और कहा कि ऐसे मैं कभी असली वाली लड़की से शादी नहीं कर सकूँगा। फिर जब बाबा जी ने पहली शादी की तो देखभाल एक ज़रूरतमंद लड़की देखी तो अपनी पत्नी को छुए और बगैर माल दौलत लेकर उसे तलाक दे दो। इसमें मेरी दौलत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगी, जादू का जोर भी ख़त्म होने लग गया। फिर इसी तरह से दूसरी शादी की और मैं इलेक्शन जीत गया। फिर तीसरी शादी की, मैंने 12 शादियाँ की। धीरे धीरे मुझ पर सारा जादू ख़त्म हो गया। फिर मैंने सोचा अगर एक ऐसी ही शादी करके मैं तलाक लेता हूँ तो मैं अपना वारिस कैसे बनाऊँगा और इतनी जायदाद किसके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। फिर मैं उसी जगह पर गया और उन बाबा जी को तलाश करना चाहा पर वो वहाँ नहीं मिले। शादी करके और तलाक देकर मैं तंग आ चुका था। अब मैं सुकून की ज़िंदगी जीना चाहता था, धर धर की ठोकरें मैं नहीं खाना चाहता था बाबा जी को तलाश करने के लिए ताकि मैं उनसे कुछ पूछ सकूं। तब तक मैं तलाक देता रहा और शादी करता रहा। जब बाबा जी के ठिकाने के बारे में मुझे पता चला तो मैं वहां पर पहुंच गया, जैसे बेजान सा होकर ज़मीन पर गिर गया। एक दिन आराम करने के बाद अगले दिन बाबा जी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा अब मैं थकने लगा हूँ, मैं कब तक लोगों की बातें सुनता रहूँगा। मुझे बता दें मुझे और कितनी शादियाँ करनी है ताकि मैं एक ही दफ़ा सब करके चैन की ज़िंदगी गुजार सकूं। बाबा जी मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले बेटा तब तक तुम शादियां करते रहो, तलाक देते रहो जब तक तुम्हें एक अच्छी लड़की नहीं मिल जाए तुम्हारे ख़ानदान का वारिस पैदा करने वाली होगी। बाबा जी की बातें सुनकर मैं चला गया और बोला उसकी कोई ख़ास निशानी बता दो ताकि मैं अपनी तलाश जारी कर सकूं। बाबा जी ने कहा उसे देखकर जो सबसे तुम्हारे पहले दिल में ख्याल आएगा वह यह होगा कि इसके बाद मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूँगा, वही अच्छी तलाश होगी। जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे दिल ने कहा कि तुम ही वो लड़की हो जो मेरी पत्नी बनोगी और मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया और मेरी शादी हो गई। अपने पति की सारी बातें सुनकर ही मेरे मन में कुछ खटक रहा था। जब शादी की रात मेरा पति मुझे देखने के बाद हॉस्पिटल ले गया तो वहाँ जाकर उसने कहा कि तुम ही वो लड़की हो जिससे मुझे अब तक तलाश थी। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने लगे हाथों यह बात पूछने का इरादा किया और कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि यही बात सच है, जबकि हर लड़की को शादी की रात के बाद आप तलाक दे देते हैं और मुझे लेकर हॉस्पिटल चले गए। यह हॉस्पिटल वाला क्या राज है? इससे पहले कब तक पर्दा उठाने का इरादा है? मेरी बात सुनकर मेरा पति बोला सारे राज आज ही जान लोगे क्या? कुछ तो कल के लिए भी रहने दो। आज यह राज ना पूछ सकी तो शायद कभी ना पूछ पाऊंगी, इसलिए आज ही पूछने का इरादा है। मुझे लगता है कि मेरा पति मेरा चेकअप करवाने के लिए गया था ताकि यह जान सके कि मैं कुंवारी हूँ या नहीं। इस पर थूक नहीं सकती थी। जब तक इसके मुंह से सुन ना लेती मैं मजबूर थी और ऐसे इंसान के साथ सारी ज़िंदगी नहीं कर रह सकती थी जिसको मेरे करैक्टर पर पहले दिन से ही शक हो। मैं अपने कजिन को पसंद करती थी और मंगनी भी कर रखी थी, मगर मैंने या रवि ने कभी भी अपनी हदें पार करने की कोशिश नहीं की थी। फिर कैसे मैं इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर लेती? अगर मैं शरीफ ना होती तो अब तक कब की तलाक ले चुकी होती। यह बातें मेरी सर पर हथौड़े की तरह लग रही थी। एक तरफ मेरा पति था जो शादी की पर जो निशान बना वही है राज, जिसे मैं देखकर चौंक सा गया था। तो मैं लेकर हॉस्पिटल चला गया था कि पता चले सके यह असली है या मुझे ख्वाब लग रहा है, क्योंकि बाबा जी ने दूसरी निशानी यह बताई थी कि उस लड़की की कलाई पर कमर पर निशान होगा। इसीलिए तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया था ताकि लेडी डॉक्टर देख ले। मुझे पता था कि तुम्हारी कमर पर निशान है या नहीं। जब इस डॉक्टर ने बताया कि तुम वही लड़की हो तो मैं खुश हो गया। मेरी शादी ऐसी लड़की से होना मेरे सब्र का फल था और जिन लड़कियों को मैं तलाक देता था वह सब कुंवारी नहीं होती थी, बस उनकी कलाई को मैं देखता था और तलाक दे देता था। अपने पति की यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और इस सच्चाई